हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 सब्जेक्ट्स, पूरे 3 सब्जेक्ट एक साथ कवर करेंगे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पे? बाल विकास होगा, हिंदी होगा, पर्यावरण होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 विषय एक साथ देखेंगे और तीनों में आप लोग अपने स्कोरिंग कॉमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आप सभी लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे, जैसा हम कहते हैं हमेशा, बार बार आप लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी से। ठीक, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे और जल्दी से हम क्लास को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। पहले हम देखेंगे बाल विकास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ठीक है, हाँ तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पहला, बिने साइमन ने। किसने दिया? बिने साइमन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ लगभग कितनी होती है? हाँ, जल्दी से क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, दूसरे का ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, 90 से 110 के बीच होती है। बाल विकास के पक्षों में सम्मिलित है। बाल विकास के पक्षों में क्या क्या सम्मिलित है? शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, दोनों। आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरी का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है, बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है? बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है? कारक कितने होते हैं? 3 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो गया। अब 4 पे आ जाइए। आप लोग स्लो रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से करिए। 4 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है 2 कारकों पे। कौन कौन से 2 कारक है? पहला है पर्यावरण, दूसरा है आपका आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हस्तता से अभिप्राय है। हस्तता से अभिप्राय आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हस्तता क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 5 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य। मतलब एक हाथ ज्यादा यूज करना। बहुत सारे शिशु दोनों हाथों का समान रूप से आराम से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक में दाएं या बाएं हाथ में से किसी एक हाथ के प्रयोग के प्रति उनकी जो निश्चित पसंद दिखाई देने लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं? हस्तता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बच्चे सामान्यतया किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? बिना किसी सहायता के कब चलना शुरू कर देते हैं वो? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, 14 महीने में। किसी सहायता के बिना चलने की जो औसत आयु होती है 13 से लेकर के 14 महीने तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है 4। कौन कौन सी 4? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, मूल्यांकन में आप सभी लोग, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं अभी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
मूल्यांकन में प्रयुक्त किया जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से हैं? सर्वाधिक प्रचलित उपकरण, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 8 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, ये सभी आते हैं। इसमें आपका निर्धारण मापनी भी आता है, रेटिंग स्केल भी आता है, प्रेक्षण जांच सूची भी इसमें है, ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन से क्रिया शब्द सहायक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। एक मिनट, नेटवर्क, अच्छा फिर से आ गया, वापस आ गया। ठीक है, हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। प्रत्यास्मरण करना, परिभाषित करना, विभेद करना, डिफरेंशिएट करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है? गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, संज्ञानात्मक बुद्धि। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, संज्ञानात्मक बुद्धि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने 7 भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां दी हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग है। पहले 7 दी, फिर उसमें चेंज करते गए 9। तो भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आंतरवैयक्तिक बुद्धि, ये मेन 7 ये हैं। इसमें संज्ञानात्मक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? कौन सी योजना लाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना अस्तित्व में कब आई? 19, ये तो इसके अंतर्गत थी, 1987-88 में ये अस्तित्व में आई थी। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। देखिए, एक आपको शब्द बता रहे हैं यहाँ पे, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, न्यूनतम आवश्यकताओं, या ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। इसी पे आपको ऑप्शन टिक करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य ये पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था मानसिक विकास को कितने भागों में विभाजित किया है? संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, विकल्प यहाँ पे हमारा 12 का कौन सा सही होगा? आसान सा क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 4 अवस्था। 4 कौन कौन सी? संवेगात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ए, एक मिनट, जूम का ऑप्शन ही चला जाता है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? विकल्प सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देख लीजिए। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये किसका है? फ्राइड का है। तो 13 के यहाँ पे ऑप्शन आपको डायरेक्टली बता देते कौन सा है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? इसके प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक लिख देते हैं आपका एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन है। और सभी सही है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट में पूछा भी जाता है इसमें भी खूब।
नैतिक विकास का सिद्धांत कॉलबर्ग का है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड का है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देखना है, अब आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सही करिए। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित विकल्प जो नहीं है उसको चूज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, निष्पादन परीक्षण। किसके लिए? शिक्षकों की बुद्धि। देखिए यहाँ पे परीक्षण का नाम है, अध्ययन के विषय हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है निष्पादन। जो परीक्षण है ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि ये अध्ययन विषय इसका नहीं। शिक्षकों की बुद्धि नापने के लिए निष्पादन परीक्षण नहीं किया जाता है। निष्पादन परीक्षण आज शिक्षकों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, जबकि शिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु मौखिक परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? मौखिक परीक्षण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, तो 14 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर ये भी पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। 15 ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी डी चारों, तो 15 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। 15 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? क्रेशमर ने नहीं किया था, इसको किसने किया था? सैल्डन ने किया था। ठीक, सैल्डन ने किया था। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत करना बालक की किस अवस्था को प्रतिबिंबित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, जिसकी आयु 9 से लेकर के 9 से 12 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था अथवा उत्तर बाल्यावस्था आपका विकल्प होना चाहिए सही। अगला क्वेश्चन है, इस आयु वर्ग का जो बालक होता है अपनी प्रसन्नता को सबसे ज्यादा तरहीज देता है, इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए ये अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर निकल करके दोस्तों की संगत करना ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है तत्परता। सीखने का 3 मुख्य नियम है, किसने प्रतिपादित किया? ये थॉर्नडाइक ने। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम कार्य करने के लिए पूर्व तत्पर या तैयारी किए जाने पर बल देता है। अगला है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 18 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया तो चारों विकल्प क्लियर दिख जाए, इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ गया। बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक, तो 19 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है? 19 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी दास ने नहीं, किसने दिया था? गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत कम, देखिए जितने भी लोग हैं उससे बहुत कम लाइक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या है? 20 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ही सही होगा। सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि।
नेक्स्ट है, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित है? अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित है? विकल्प आपको चूज करना है 21। तो 21 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, ये सभी प्रभावशाली विधियां हैं। इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। अगला है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक कौन से हैं? 22 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। बालक के संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण, उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, ये सभी प्रमुख कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, निम्न में से चिंतन के उपकरण या साधन है। चिंतन के उपकरण या साधन कौन से हैं? चिंतन के उपकरण 23 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अब यहां पे देखिए 24, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जिसमें से कौन कौन निम्नलिखित में शामिल है? सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, तो कौन कौन से शामिल है इसमें? 24, उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए, अभ्यास जागृत करना, स्वक्रिया पर बल, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। ऐसे प्रश्न में विकल्प आपका हमेशा डी वाला, जो उपरोक्त सभी हो वो सही कर देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि तथा 7 वर्ष की आयु के आगे की अवस्था को क्या माना इन्होंने? ब्रूनर के अनुसार 25 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, सांकेतिक विधि। 25 का यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, हाँ, आल वाले क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं 25 के बाद 26 पर। 7 वर्ष से आगे की आयु जो होती उसमें सांकेतिक विधि की प्रधानता होती। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, बड़ा कर देते हैं, अभिवृत्ति संप्रत्यय है 26, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अभिवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है, किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है, जिसमें संज्ञान परक, क्रियापरक और संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। ये तीनों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? आपको बताना है 27, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बुद्धि से संबंधित है। जिसका निर्माण किसने किया था? भाटिया ने 1900 कब किया था? 1955 में किया था। भाटिया बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया परीक्षण समूह या बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव होता है क्या? किसी मापक उपकरण के लिए सबसे ज्यादा वांछनीय अवयव क्या होता है? उस उपकरण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? 28 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, विश्वसनीयता। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? 29 पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। अगला है, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो आप लोग यहाँ पे बताइए, मनोविज्ञान में आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। वेरी गुड, 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की क्लास कंटिन्यू करें। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं?
अब आगे हिंदी और ये सारे सब्जेक्ट कवर करें कि अभी नहीं, जैसा आप लोग बताएंगे। चलिए चलिए अभी आगे की क्लास में हम लोग ओके करना है। चलिए कर लेते हैं, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, हिंदी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहली भाषा हिंदी कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए गद्य वाला पोर्शन है, गद्य वाला पोर्शन हम लोग पहले आंसर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आंसर पहले देख लेंगे कौन से। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है। अब ये इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, आप फटाफट से आ जाइए, यहाँ पे देखिए सरसरी निगाह से सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। अब एग्जाम है, क्या करें, गद्यांश छोड़ दें, जैसा आप लोग बताइए। गद्यांश चलिए यहाँ पे देखिए सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं, उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती, वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती, वे सतगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संचार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। अच्छा छोड़ दीजिए, हाँ टेट में आता है, टेट में आता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब तो हम पढ़ चुके हैं सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं। सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं 31 आपको चूज करना है यहाँ पे ऑप्शन। तो विकल्प आपका क्या सही होगा, डी। देखिए धीर गंभीर और आजाद होते हैं, धीर गंभीर और आजाद होते हैं, बस थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 32। कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। चलिए आप लोग, अब तो हम पढ़ चुके हैं, हम लोग स्किप करने को रहे। तो 32 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 32 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। वीरता के संदर्भ में कुंभकर्ण का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है नहीं, यहाँ पे कहा गया कि वीर पुरुषों की भी नींद देरी से खुलती है, ये चीज था, इसीलिए आपसे मैंने कहा कि ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए। वीरता के संदर्भ में, नींद के संबंध में नहीं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को तभी हम बता रहे थे, ये देखिए सच है वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती है। यहाँ पे देखिए वीरों के संदर्भ में, ये देखिए रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। ऐसे आप लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर आगे चलते हैं। जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है। 33 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है, ये आपके गद्यांश में है। सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है, सच्चे 34 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होते हैं। अब से पैसेज नहीं करवाएंगे। अच्छा इस अवतरण का मुख्य शीर्षक क्या हो सकता है, इस अवतरण का मुख्य शीर्षक 35 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। सच्ची वीरता। आगे चलते हैं, उसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है। 36 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बी। अल्प प्राण वर्ण का और ग। 36 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। का और ग। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और हर वर्ग का पहला, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है। जैसे का खा ग घ में से देखिए का और ग पहला और तीसरा हुआ। एक मिनट पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको तत्सम बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। 37 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी। तत्सम है। विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? 38 अश्लील शब्द का विलोम, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 38 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे ए श्लील होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है आपका आशय शब्द का समानार्थी है, आशय शब्द का समानार्थी आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आशय शब्द का समानार्थी तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है समरूपी शब्द पर्यंत या पर्यंक के सही अर्थ का भेद कीजिए, यानी कि सही अर्थ वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी पर्यंत मतलब तक, पर्यंक मतलब पलंग। 41 आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग 41 का ऑप्शन आपको चूज करना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी यहाँ पे आयुष्मती। 42 पे आते हैं, बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन 42 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी बहुएं। क्या है बहु का बहुवचन? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी बहुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 43 सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी 6 भेद। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, फिर हम लोग ईवीएस भी कंप्लीट कर देंगे। आप लोग अगर जगते रहेंगे तो हमें थकने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं थकेंगे, बस आप लोग जगते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। 43 हो गया कंप्लीट। 6 कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 44 मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ये मीठा विशेषण इसकी कोटि कौन सी है? कैटेगरी पूछी जा रही है, तो विकल्प यहाँ पे आपका 44 का सही हो जाता है बी गुणवाचक। गुण बता रहा है कैसा है, मीठा है। अगला है 45 बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? संयुक्त क्रिया पूछी जा रही है। 45 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी शक्तिबोधक क्रिया। 45 यह वाक्य शक्तिबोधक है। अगला क्वेश्चन है भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? 46 भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? सिंपल सा लिखा है यहाँ पे, भविष्य जुड़ा हुआ है। 46 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये संभाव्य भविष्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47 कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? 47 पे आ जाते हैं। 47 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी कर्म की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है 48 किस शब्द में अ उपसर्ग है? किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग पूछा जा रहा है। 48 जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी अभाव। भाव में आ जुड़ा हुआ है। इन सभी में देखिए अनजान में अलग अलग है। अनजान में अन का, अवमान में अव उपसर्ग और अभिमान में अभि उपसर्ग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? पूछा जा रहा है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? सृजनहार, मिलनसार, सिंपल सा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 49 का हो जाता है सही बी मिलनसार। महर्ष में कौन सी संधि है? महर्ष में कौन सी संधि पूछी जा रही है? पूछा जा रहा है कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी गुण संधि। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में 51 निम्न में द्विगु समास कौन सा है? निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? 51 पे आ जाइए। द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है 51, तो जहां पे संख्या का बोध हो रहा हो। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी 51 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी चौराहा। क्लियर है? चौराहा में द्विगु समास हो क्योंकि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद के समूह का बोध हो, तो वहां पे द्विगु समास होगा। विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? विवरण चिन्ह को और एक किस नाम से पुकारते हैं? विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहते हैं। 52 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी
आदेश चिन्ह। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है 53। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है लड़ाई झगड़ा होना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। अगला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अलंकार यहाँ पे कौन सा है? 54। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा है? सॉरी, बी, उपमा अलंकार है। यहां पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अब आ जाते 55। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। 55। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये मेले जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है जयद्रथ वध। क्या लिखा है इन्होंने? देखिए जयद्रथ वध। इसके प्रथम सर के प्रथम भाग से लिया गया है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आपको बताना है 56। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, आशु भाषण। अगला है बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होने की वकालत किसने की? बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होने की वकालत 57 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, महात्मा गांधी ने। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विकल्प यहां पे 58 का सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अधिगम की कठिनाइयों को पहचान करके उसका निराकरण करना, उसका निदान करना। नेक्स्ट है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला शांतनु हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला 59 का यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे। वो अपनी मातृभाषा में जो बोल रहा है उसकी भाषा को आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सुशील पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस रोग से ग्रसित है? पढ़ते समय वो कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो किस रोग से ग्रसित है? क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, किससे ग्रसित है? डिस्लेक्सिया से। तो यहाँ पे हो जाता है आपका हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट। हिंदी में 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए ये बताइए, और आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्लस हिंदी पूरा मिला के 60 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए अलग अलग ये बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं आपका पर्यावरण अध्ययन, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके सिलेबस में परिवार है तो आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? जल्दी से आप लोग आ जाइए ईवीएस की तरफ। बहुत बढ़िया। जहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक? क्लास जहां पर भी रुकेगी बस आप लोगों को एक बार जल्दी से मैसेज कर देना। बहुत बढ़िया। 30 में से 30 अगर मिला तो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आएंगे, अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस में आ जाते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज। तो आ जाइए 121। आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? तो विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। दो कौन कौन से? एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। एकल परिवार में कौन कौन होता है? देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है एकल परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे, माँ बाप होते हैं प्लस उनके अविवाहित बच्चे, अनमैरिड, जबकि संयुक्त में 2-3 पीढ़ी तक के लोग शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है परिवार मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट है तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? सॉरी, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, सर्वाहारी।
क्योंकि ये शाक सब्जियों, अन्न और अन्य जंतुओं के अवशेषों को खाकर ये जीवित रहता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन आपको बताना है कहाँ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेले से क्वेश्चन पूछा जाता है। 124 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। 124 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बालक चुनने में स्वतंत्र होता है, क्या चुनने में? 125 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, मित्र चुनने में वह स्वतंत्र होता है। परिवार, माता पिता, अध्यापक को चुनने में स्वतंत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए दोनों में से ही चूज कर लीजिए। 126 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा ए, केचुआ। अर्थवॉर्म किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी में ये बिल बना के रहता है, मिट्टी की उथल पुथल कर देता है, उपजाऊ बन जाती है और ये जड़ों को वहां पे हवा लगने लग जाती है। फिर है 127, निम्नलिखित में से गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। 127 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? अभी कल मैंने एससीईआरटी में पढ़ाया इसको। आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? 128 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है एक बार। ठीक, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए और वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, और एक शेयर आप लोग दोस्तों में भी कर दिया करिए। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या आपको बताना है। 129 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे बी, 18। कितने मंडल है? कुल 18 मंडल है। अब है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी पर स्थित है? 113 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। लखनऊ कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, गोमती के किनारे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इतनी रात को जग करके जुड़े हैं तो इसका मतलब है आप में कुछ ना कुछ अलग करने का हुनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, वी.एन. राव। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है। 131 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है हाँ सी। इनका पूरा नाम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, 132 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कौन सा? बी, 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले कितने थे मौलिक अधिकार? 7, 8, 9 या 12? ऑप्शन आपको कौन सा चूज करना है? ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिए, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। और किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को सूची से बाहर कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पंचायती राज से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं पूछा जाता। किस अनुसूची में है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। 133 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 11वीं अनुसूची में। संविधान के प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? 12 है। अब यहाँ पे देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बस। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 134, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, सी, राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में राजस्थान के जिला मेनली पूछा जाता है, नागौर जिले में। अगर राज्य ना पूछा है, राजस्थान ना दिया रहे विकल्प में, तो आपसे पूछा जाएगा नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, देश में
सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? 135 यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सामुदायिक विकास केंद्र। सामुदायिक विकास केंद्र चलाया गया था। भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया आपके सिलेबस में राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय आदर्श, राष्ट्रीय चिन्ह। तो 136 का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 136 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां पे मिलता है? सबसे पहले मुंडकोपनिषद में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें? मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका संविधान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है और सभी इंपॉर्टेंट है। 137 के यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 26 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, कब? 1949 को संविधान को अंगीकृत हुआ, अधिनियमित किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया, यानी कि लागू हुआ। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है जब संविधान को अंगीकृत हुआ, अधिनियमित किया गया था। ये चीज ध्यान रखना है। और जब ये लागू हुआ तब ये 26 जनवरी था। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, दोनों में अंतर समझते रहिए इसलिए डिटेल में बताया। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, क्या नहीं सही है? ऑप्शन आप बताइए जल्दी से। 138 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, यह एक बंद पारितंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, इसमें लगातार ऊर्जा और जो पदार्थ होते हैं उनका इनपुट और आउटपुट होता रहता है। और जबकि अगर बंद पारितंत्र होता तो इनपुट आउटपुट ये सारी क्रियाएं नहीं होती। बात समझ में रही? ऊर्जा और पदार्थों का हमेशा उसमें निवेश होता रहता है, आउटपुट इनपुट होता रहता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आप करवा चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करवाया मैंने क्वेश्चन। 139 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गंगा की डॉल्फिन ना। 18 मई 2010 को भारत सरकार के द्वारा इससे मतलब गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 18 मई 2010 को। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी किसने किया था? 140 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, वाल्टर जी रोसेन। कब किया था? 1985 में, 1985 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार हमारे जितने भी स्टूडेंट चैनल पे अभी जुड़े हैं, चैनल को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, एक लाइक और एक शेयर। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण आपको बताने कौन सा है? 141 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? पता नहीं गले में कुछ हो गया है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? आपको मैंने बताया, ये क्वेश्चन करवाया है। ऑप्शन सही हो जाता है सी, दर्द निवारक दवाएं जो जीव जंतुओं को दी जाती हैं उससे। रेड डाटा बुक से आशय है? रेड डाटा बुक 142 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विलुप्त प्राणियों से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त प्राणियों से है। ठीक है, देखिए जो पशुओं को यहाँ पे गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण बीमार पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाएं हैं। इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से क्या हो जाता है? गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि वो विलुप्त के कगार पर है। ये उसका मतलब है और कुछ नहीं। रेड डाटा बुक का संबंध विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? किसका मुख्यालय चेन्नई में है? 143 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है।
जबकि यहाँ पे देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये है शिमला में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, राजमुंदरी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। राजमुंदरी हो गया। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, हरियाणा में। तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन अलग से आपके तैयार हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट शालिनी सिंह, गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया, कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। विकल्प यहाँ पे 144 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब, यहाँ पे आपको बताते चलते 1972, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका हो गया 1986, वन संरक्षण अधिनियम ये 1980, और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दशक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे डिटेल में आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आने लायक 100% सारे क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे, देख लीजिएगा आप, आगे कमेंट आप खुद करेंगे। जैव विविधता दशक है 145 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी 2011 से 2020 तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया कि इतने के बीच में जैव विविधता दशक मनाया जाएगा, जैव विविधता पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है 146, रामसर संधि का संबंध है, रामसर संधि का संबंध किस क्षेत्र से है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, 146 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 1971 में हुई थी, कब हुई थी, 1971 में हुई थी। विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा 2 फरवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जितने इंपॉर्टेंट है साइड में आपको हम बताते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, 147 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, डी पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण संतुलन और उसकी सुरक्षा से संबंधित किए गए प्रयास, सुधार, संकल्पना, इन सभी को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है, भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है। बहुत ही परफेक्ट, एक्सीलेंट पूरा सेट आपको हम दे रहे हैं। 148 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, जब आप हॉल में रहेंगे तब आपको याद आएगी मेरी। 148 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी उत्तराखंड में। आप सभी आए दिन न्यूज सुनते ही रहते होंगे, चारों विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो ये कैसा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण से प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ हुआ, बादल फटना हुआ, भूस्खलन, ये सभी घटनाएं होती रहती हैं। प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, 149 क्यों आवश्यक है, तो पर्यावरण को जानने समझने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, डी उपर्युक्त सभी। 149 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है, पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, बहुत बढ़िया। तो 150 और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। अगर आप लोग रात जग भी रहे ना तो आप हमको बताइए, हम जगते रहेंगे, तैयार हैं आप लोगों से ज्यादा मेहनत करने के लिए। 150 का यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। छात्रों को पर्यावरण के प्रति करके सीखने की योग्य बनाना और छात्रों को आगे की पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, सी। ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे नोट करिए जल्दी से, आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग तैयार हैं तो आगे और सेट हम करवा देंगे। देखिए टाइम बहुत कम है, आज 18 हो गया, आपके पास 19, 20, 21, हार्डली 21 को तो आप निकलेंगे, 2 दिन का समय है।
तो आप लोग जैसा कहिए और सेट हम आपको कंटिन्यू अभी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए और आज का सवाल नोट करिए। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप लोग जल्दी से नोट करिए। पहला है, मार्क्स सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स सिद्धांत, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, आवश्यकता का मार्क्स सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दूसरा है आपका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये डेट बतानी है आपको। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 3 क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ, आप लोग बस एक लाइक और एक शेयर करते रहिए। अगर आप लोग जग रहे हैं, तैयार हैं, रात में सोते नहीं, तो फिर हम आगे करवा देंगे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आप लोग भी एक बार खा पी लीजिए, हम भी खा पी के फिर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम करवा देते हैं, दो दिन का टाइम है, यूटिलाइज कर लेते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस आप लोग भी खा पी लीजिए, तैयार होके आ जाइए। क्वेश्चन का लेवल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बढ़िया लेवल है आपका क्वेश्चन का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी जस्ट कितना बज रहा है? 11 ना, तो हम अभी 11:15 11:20 तक आ जाएंगे, अगला सेट कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। वेरी गुड। अभी हम इसके बाद आते हैं, आप लोगों को टाइम बता दिए, 11:15 या 11:20 तक हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।